नमस्कार। जेके शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम शैक्षिक परिदृश्य रीड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 10 नंबर का आपके हैं, लगभग इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके शैक्षिक परिदृश्य के हम यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए 100 MCQ क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर भी हैं। अतः आप इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच है तो दीक्षा ऐप। जो दीक्षा ऐप है वह शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच है। आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच। अगला है, दीक्षा का पूरा नाम है, दीक्षा का यहाँ पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ दीक्षा जो कि एक राष्ट्रीय मंच ऊपर पढ़ाया है उसी का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, दीक्षा पोर्टल की शुरुआत कब से की गई। तो यहाँ 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल की जो है वह शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दीक्षा पोर्टल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। तो यहाँ दीक्षा पोर्टल का जो विकास है वह NCERT संस्था द्वारा किया गया। NCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय 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 शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इसका पूरा नाम है, जिसके द्वारा दीक्षा पोर्टल का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा राइज है। दीक्षा राइज जो कि राजस्थान में शिक्षकों का एक मंच है, दीक्षा राइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दीक्षा राइज से लाभान्वित होते हैं, यानी कि दीक्षा राइज से शिक्षक, दूसरा अभिभावक और तीसरा शिक्षार्थी सारे के सारे इससे लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में दीक्षा पोर्टल राइज के लिए सामग्री कौन सी संस्था द्वारा की जाती हैं। तो यहाँ दीक्षा राइज के लिए जो शिक्षण कंटेंट है वह RSCRT उदयपुर द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में अक्सर आती हैं। और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को RC मल्होत्रा केमिस्ट्री के द्वारा की गई है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। यह एक महत्वपूर्ण रीड की दृष्टि से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम क्या है। जिस प्रकार दीक्षा ऐप है सेंटर में है, जो कि उसी के आधार पर हमारे राजस्थान में दीक्षा राइज हैं। तो यहाँ राइज से क्या अभिप्राय है। राइज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है। तो दीक्षा राइज का कार्यक्रम का निर्माण NCTE के सहयोग से किया गया, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये याद रखिएगा कि दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है। तो NCT के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट लिखा है, हाथ से लिख कर बनाए हैं। तो इतना तो बनता है कि इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, क्योंकि वसुधैव कुटुंब की भावना लेकर चलने वाले हैं हम। सभी का सिलेक्शन हो रीट के माध्यम से। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दीक्षा पोर्टल को किस मानव संसाधन मंत्री
वर्तमान में यह पद शिक्षा मंत्री कहलाता है के द्वारा सितंबर 2017 में आमजन हेतु लॉन्च करवाया गया। तो यह प्रकाश जावड़ेकर द्वारा आमजन हेतु लॉन्च करवाया गया दीक्षा पोर्टल को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दीक्षा ऐप में कौन सी कक्षा तक कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि दीक्षा जो पोर्टल है उसमें किस क्लास से कहाँ तक कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो कक्षा 1 से 12वीं क्लास का जो है कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। तो याद रखिएगा आप, दीक्षा जो ऐप है उसमें कक्षा 1 से 12वीं तक का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, दीक्षा ऐप का आदर्श वाक्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीक्षा जो ऐप है उसका आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। याद रखिएगा, हमारे शिक्षक और हमारे नायक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा वाणी का आदर्श वाक्य क्या है। यह क्वेश्चन छूट गया है, मैं अगला बताऊंगा आपको। यहाँ शिक्षा वाणी का आदर्श वाक्य है, या हम इसको आधार वाक्य भी कहते हैं। इसका आधार वाक्य है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। तो प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ये इसका आदर्श वाक्य है, शिक्षा वाणी का आदर्श वाक्य है। अगला चलते हैं, शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है, पढ़ाई के साथ मस्ती। इसका वाक्य है, पढ़ाई के साथ मस्ती। और दूसरा है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और दूसरा है इसका, पढ़ाई के साथ मस्ती। अगला हम चलते हैं, एनसीईआरटी द्वारा कौन से चैनल का 24/7 प्रसारण दीक्षा ऐप पर किया जाता है। तो ई विद्या टीवी चैनल का जो है प्रसारण वह एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा मंत्रालय व एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार द्वारा एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम NISTHA का संचालन कब से किया जा रहा है। तो 2017, 2019 और 20 से इसका निष्ठा का जो है वह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा राइस नामक पोर्टल का आरंभ किया गया है। तो जो 2018-19 से जो है वह दीक्षा राइस का नामक पोर्टल का आरंभ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, दीक्षा राइस नामक पोर्टल का आरंभ 2018-19 में किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो राजस्थान में दीक्षा राइस नामक पोर्टल का आरंभ जो है वह राजस्थान एक तो शिक्षा विभाग और दूसरा NCT यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा जो है वह दीक्षा राइस नामक पोर्टल का आरंभ 2018-19 में किया जा रहा है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, दीक्षा राइस के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। जो राजस्थान में जो एजुकेशन में जो दीक्षा राइस पोर्टल है उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। इसके निम्न उद्देश्य है। पहला हम चलते हैं तो पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड उपलब्ध करवाना। जो हमें पुस्तकें अवेलेबल होती हैं उनमें QR कोड उपलब्ध करवाना। दूसरा, उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना। तीसरा है, शिक्षकों को सशक्त बनाना एवं राज्य भर में सहयोग करने ताकि राज्य भर में
सहयोग करने में सक्षम बनाना आदि जो है दीक्षा राइस के मुख्य उद्देश्य हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 18, दीक्षा राइस का राजस्थान में विकास RSCRT उदयपुर के कौन से प्रभाग द्वारा किया जा रहा है? तो दीक्षा राइस का राजस्थान में विकास जो है वह RSCRT के प्रभाग नंबर 4 से किया जा रहा है। यानी कि जो RSCRT के वह है के 6 प्रभाग हैं, उसमें से एक प्रभाग अजमेर में स्थित है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग के चौथे प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। कुल प्रभाग इसके 9 हैं, जिसमें से छठे प्रभाग सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग नंबर 4 अजमेर से किया जा रहा है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दीक्षा ऐप से जुड़े हुए पक्षकार हैं, यानी कि दीक्षा ऐप से कौन कौन से पक्षकार जुड़े हुए हैं? तो हमें शिक्षक जो कि इससे महत्वपूर्ण है, दूसरा है शिक्षार्थी, तीसरा अभिभावक और चौथा अध्यापक, प्रधानाध्यापक, यानी कि ये चारों जो हैं वह दीक्षा ऐप के पक्षकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। SIQE प्रक्रिया का भाग नहीं है, यानी कि SIQ एक सम्मिलित प्रोग्राम है जो कि इसकी प्रक्रिया का एक TCP भाग नहीं है, बाकी CCP है, इसका ABPL है और CCE है। तो तीनों के तीनों इसके भाग है, जबकि TCP इसका भाग नहीं है, यानी कि ये तीनों से मिलकर बना होता है, CCP प्लस ABPL प्लस CCE। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21, दीक्षा राइस ऐप की विशेषता क्या है? यहाँ दीक्षा ऐप की जो विशेषता निम्न है, एक है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना, दूसरा अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना, तीसरा कक्षा कक्ष संसाधनों का उपयोग करना। सारे के सारे दीक्षा ऐप के विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, दीक्षा राइस के लाभ हैं, यानी कि दीक्षा राइस के क्या लाभ हैं? तो उसका पहला लाभ है उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मंच उपलब्ध करवाना, दूसरा सर्व मूल्यांकन आधारित शिक्षा का मंच अवेलेबल करवाना, तीसरा शिक्षा से जुड़े हुए सभी हितधारकों के लिए मंच उपलब्ध करवाना। सारे के सारे दीक्षा राइस के लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से SIQ परियोजना के उद्देश्य, यानी कि SIQ की परियोजना के क्या उद्देश्य हैं? तो यहाँ देखेंगे हम शिक्षकों का क्षमतावर्धक करना, इसके निम्न उद्देश्य हैं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणवत्ता वृद्धि करना, दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है, तीसरा इसका है विद्यालय में विद्यार्थियों के ठहराव को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। तो ये यहाँ सारे के सारे जो है SIQ परियोजना के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24, SIQ परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान में SIQE परियोजना का संचालन जो है वह मुख्य रूप से RSCRT उदयपुर द्वारा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा, निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा, बौद्ध शिक्षा समिति द्वारा। तो इसका क्वेश्चन राइट जो होगा वह होगा C, यानी कि जो SIQ परियोजना का, यानी यहाँ जो SIQ परियोजना का संचालन, तो ये हम देखेंगे कि इसकी परियोजना का संचालन जो है निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा इसकी योजनाओं का संचालन किया जाता है, जबकि RSCERT उदयपुर द्वारा इसके एकेडमिक कार्यों का संचालन किया जाता है। वही हम देखेंगे कि SIQ के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा किया जाता है, वह यहाँ इसके तकनीकी कार्यों का कार्य जो है बोर्ड शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो राइट होगा वह C होगा, लेकिन यहाँ सारे के सारे SIQ मैंने यहाँ बता दिए आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो यहाँ कौन देता है? बोर्ड परीक्षा की आवश्यकताओं पर बल, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर प्रशिक्षण,
सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, तो यहाँ जो क्वेश्चन राइट होगा वो हमारा होगा सी। सीखने को किस प्रकार अवलोकित और रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर जो है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्लीज़ आप चैनल को शेयर, अधिक से अधिक शेयर करें ग्रुपों में। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन के क्या उद्देश्य हैं। यहाँ शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन जो है उनके क्या उद्देश्य हैं, तो इसके निम्न उद्देश्य हैं, जैसे कि कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता बनाए रखना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य है रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना। तीसरा उद्देश्य है दृश्य सामग्री के माध्यम से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना। तो इसके निम्न उद्देश्य जो है हमने पढ़ चुके हैं, शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा दर्शन को कितने स्लॉट में बांटा गया है। तो यहाँ शिक्षा दर्शन को 2 स्लॉटों में बांटा गया है। आप याद रखिएगा कि शिक्षा दर्शन को 2 स्लॉटों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है हम देख लेते हैं। कोरोना काल में आरंभ किया गया कार्यक्रम नहीं है, तो जो कोविड-19 के कार्य के दौरान जो हैं वह विभिन्न प्रकार के ऐप संचालित किए गए, उनमें से जो SIQ है वह नहीं है। SIQE जो है वह 2016 में आरंभ किया गया है, जबकि शिक्षा वाणी जो है वह 11 मई 2020 को आरंभ किया गया है। स्माइल 13 अप्रैल 2020 को आरंभ किया गया है और शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को आरंभ किया गया है। तो अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिक्षा दर्शन का जो है कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया, तो अपन यहाँ देखेंगे 13 अप्रैल 2020 को, 21 जून 2021 को, 11 मई 2020 को, 1 जून 2020 को। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन राइट होगा वह होगा 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा वाणी किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो शिक्षा वाणी यहाँ RSCRT द्वारा आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर सी राइट होगा। नोट, यहाँ RSCRT का स्थापना जो है वह 11 नवंबर 1978 को RC मल्होत्रा समिति द्वारा गठन किया गया है, जो कि उच्च स्तरीय शैक्षिक प्राधिकरण संस्था है राजस्थान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी का कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण कब शुरू किया गया, तो 21 जून 2021 को इसका पुनः प्रसारण शुरू किया गया है, जिसका आधार वाक्य आओ घर से सीखे 2.0। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा वाणी कार्यक्रमों का दैनिक प्रसारण कितने मिनट का किया जाएगा। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम का दैनिक प्रसारण जो है वह 55 मिनट का किया जाता है, जो कि 11 से लगाकर 11:55 तक इसका टाइम रहता है। जिसमें हम देखेंगे कक्षा 1 से 2 तक के लिए 15 मिनट, और कक्षा 3 से 8 के लिए 20 मिनट, और कक्षा 9 से 12 के लिए 20 मिनट। तो आप देखेंगे यहाँ कि 20 और 20 40 और 5 15 55 मिनट, कुल 55 मिनट का जो है टाइम लिया जाता है इसमें, जो कि 11 बजे से लेकर 11:55 तक का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा दर्शन है। अब यहाँ शिक्षा दर्शन क्या है, तो शिक्षा दर्शन एक टीवी कार्यक्रम है
यानी कि यहाँ आप दर्शन से यानी दर्शन मतलब देखना, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यह बहुत कंफ्यूज करता है कि यह एक रेडियो है या टीवी कार्यक्रम है। तो यहाँ एक टीवी कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षा के लिए? तो कक्षा 1 से लगाकर 12 तक है, जो कि 195 मिनट का कार्यक्रम होता है। याद रखिएगा, 195 मिनट का होता है, और कक्षा 1 से 12 के लिए है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इनको बनाने में मुझे। शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से 8 तक का क्या समय है? तो यहाँ शिक्षा दर्शन की समय सारणी में कक्षा 1 से 8 तक का समय जो है वह 3 बजे से लेकर 4:15 तक है, यानी कुल 75 मिनट, और कुल समय 195 का है, 195 मिनट का है। जबकि कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है वह 75 मिनट हैं। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 35, शिक्षा वाणी का कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो द्वारा कितने बजे से कितने बजे तक होता है? तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो द्वारा लगभग 11 बजे से लेकर 11:55 तक होता है। ये 25 स्टेशनों पर होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 से आरंभ किया गया है। 11 मई 2020 से आरंभ किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 2 तक 15 मिनट होता है, जबकि 3 से 8 तक 20 मिनट के लिए होता है, और 9 से 12 तक 20 मिनट के लिए होता है। कुल 55 मिनट होते हैं इसमें, कुल 55 मिनट। क्वेश्चन है 36, ऑल इंडिया रेडियो का द्वारा 3 से 8 तक के लिए कितने मिनट का शिक्षा वाणी कार्यक्रम प्रसारण होता है? तो ऑल इंडिया रेडियो द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के लिए कितने मिनट का शिक्षा वाणी कार्यक्रम प्रसारित होता है? तो यहाँ 20 मिनट का जो है वो कार्यक्रम प्रसारित होता है, 20 मिनट का। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा कक्षा 3 से 8 तक, 3 से 8 तक याद रखिएगा, शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो है वह 20 मिनट का प्रसारित होता है। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है? राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम या राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित, किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो वह है राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा, RSCRT के द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, यानी कि तीनों संस्थाओं के द्वारा जो है वह शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है वह संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के लिए RSCRT के साथ सामग्री निर्माण और सहयोग देने वाली संस्थाएं हैं। जो राजस्थान में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के लिए जो सामग्री का सहयोग देने वाली संस्थाएं व निम्न संस्थाएं हैं, जैसे एकोवेशन संस्था है, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन है, और टिक टेक लर्न आदि के द्वारा शिक्षा दर्शन को सामग्री कंटेंट उपलब्ध करवाती हैं और सहयोग देती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार को क्या प्रसारित किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मीना कहानी नहीं, कंटेंट आधारित पाठ्यक्रम ये भी नहीं, कैरियर, जीवन कौशल, कला, क्राफ्ट और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम। तो बिल्कुल राइट इसका क्वेश्चन नंबर सी राइट है। कैरियर, जीवन कौशल, कला, क्राफ्ट और मनोरंजन संबंधित कार्यक्रम जो है वह शनिवार को प्रसारित किए जाते हैं शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 के लिए कितने समय का कार्यक्रम प्रसारित होता है? तो कक्षा 9 के लिए कितने समय का होता है? तो 30 मिनट का। यहाँ 30 मिनट का जो है वह कार्यक्रम प्रसारित होता है, 30 मिनट का कक्षा 9 के लिए शिक्षा दर्शन पर।
क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? तो 1 घंटा 15 मिनट, 75 मिनट या ए बी दोनों। तो यहाँ 1 घंटा 15 मिनट और 75 मिनट दोनों राइट होंगे कक्षा 1 से 8 तक के लिए। अगला चलते हैं 42। शिक्षा वाणी की CBSE द्वारा संचालित एप्लीकेशन है। तो पॉडकास्ट जो है वह CBSE द्वारा संचालित एप्लीकेशन है शिक्षा वाणी की। पोस्ट कॉस्ट, यहाँ पॉडकास्ट है जो है शिक्षा वाणी की CBSE द्वारा संचालित एक एप्लीकेशन है पॉडकास्ट। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है। तो पहला हम पढ़ते हैं, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इसमें नंबरों के साथ स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में? तो यह होता है कि यहाँ से शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो यह बिल्कुल गलत है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पूछा है। तो यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन के बिल्कुल है। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें विद्यार्थियों के सारे पक्ष, चाहे वह क्रियात्मक पक्ष हो या भावनात्मक पक्ष हो या संज्ञानात्मक पक्ष हो, सारे के सारे पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। तीसरा, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। तो यह गलत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित होता है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियाँ प्रयोग की जाती है, बिल्कुल की जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकतर अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, बिल्कुल होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, नहीं, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46। मूल्यांकन के दो पहलू शैक्षिक और सशैक्षिक पहलू होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा सशैक्षिक में शामिल होता है। तो यहाँ जीवन कौशल, सहपाठ्यचर्या, अभिवर्तियाँ और मूल्यांकन, तो सारे उपरोक्त सभी इसमें राइट होगा, क्योंकि जो मूल्यांकन हम जब करते हैं उसमें शैक्षिक और सशैक्षिक में सारे जीवन कौशल से संबंधित और सहपाठ्यचर्या, अभिवर्तियाँ और मूल्यांकन सभी के सभी इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया क्यों करवाया जाता है? मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक क्यों मुहैया करवाया जाता है? तो सकारात्मक कार्यवाही हेतु विद्यार्थियों की। क्वेश्चन नंबर 47। मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया करवाना क्यों आवश्यक? मूल्यांकन में देखो, मूल्यांकन में फीडबैक मुहैया करवाने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सकारात्मक कार्यवाही हेतु, विद्यार्थियों का बेहतरीन के लिए, सीखने के तरीके के लिए, उपरोक्त सभी, तो सारे के सारे पक्ष इसमें राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 48। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उल्लेख RTI की किस धारा में किया गया है? तो यहाँ धारा 29(1) में जो है वह सतत एवं मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है। RTI की 29 की धारा 1 में जो है वह सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। निर्माणात्मक आकलन का अर्थ होता है। यहाँ निर्माणात्मक आकलन का क्या अर्थ होता है? तो निर्माणात्मक आकलन का अर्थ होता है सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। जबकि सीखने का आकलन पूछे तो वह योगात्मक आकलन में होता है। क्वेश्चन नंबर 50।
राजस्थान में सतत एवं समग्र मूल्यांकन किस सत्र से आरंभ हुआ? तो राजस्थान में सतत एवं समग्र मूल्यांकन 2010 व 2011 एक सत्र से आरंभ हुआ और इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया। तो आज के लिए इतना ही। दूसरा हम 51 से लगाकर 100 तक नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो कंटिन्यू कर लेते हैं इसको।